हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एफएलएम के अंदर। एंड गाइस, आज की जो मैं वीडियो लेके आया हूँ उसके अंदर बहुत सारे बच्चे मेरे से एक टॉपिक पूछ रहे हैं। कल से मैंने स्टेटस पे लगाया था, तो उसके बाद व्हाट्सएप पे मैंने स्टेटस पे लगाया था। तो स्टेटस ये था कि कल एक न्यूज़ आई थी जिसके अंदर मोर देन 30 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड कंपनी सेक्रेटरी, मतलब CA CS मिलाकर 30 से ज़्यादा लोग थे जिनको मुंबई के अंदर ईडी ने अरेस्ट करा है। आपको पता होगा, एक अथॉरिटी है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इसने अरेस्ट करा है। किस चीज़ के लिए अरेस्ट करा है? इकोनॉमिक ऑफेंसेस से रिलेटेड। अब बहुत सारे बच्चों को ना ये तो समझ आ गया कि CA अरेस्ट हो गए हैं, बच्चों को ये नहीं समझ आया कि उन्होंने ऑफेंस क्या करा, इकोनॉमिक ऑफेंस क्या होते हैं और एक्चुअल में ऑफेंस है क्या, किस वजह से वो फंसे हैं। मैं तुम्हारे को बताता हूँ उसका बहुत सिंपल सा लॉजिक है। जब हम बोलते हैं ना, मैं इस वीडियो को ना इतना सरल रखने की कोशिश करूंगा, इतना सिंपल रखने की कोशिश करूंगा कि अगर कोई बंदा हमारे CA में बैकग्राउंड का नहीं भी है तो उसको ये बात समझ आए कि वो फंसे क्यों है वो लोग। एक्चुअल में क्या होता है, इकोनॉमिक ऑफेंसेस वो होते हैं, देखो नाम से क्लियर है, इकोनॉमिक मींस जो मनी से रिलेटेड ऑफेंस होते हैं। जब बाहर से पैसा इंडिया में आता है या इंडिया से पैसा बाहर जाता है, तो अगर उस पैसे के आने जाने में कोई गड़बड़ी होती है ना, तो ऐसे ऑफेंसेस को जनरली हम इकोनॉमिक ऑफेंस बोलते हैं। जब बाहर से पैसा इंडिया में आता है, इंडिया से पैसा बाहर जाता है, उसके लिए इंडिया में एक लॉ है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 फेमा, उसे हम इकोनॉमिक लॉ भी बोलते हैं, उसी को हम इकोनॉमिक लॉ भी बोलते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर एक और एक्ट है इंडिया के अंदर जिसका नाम है, अगर मेरे दिमाग से स्किप कर गया अभी उसका नाम क्या, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010, फिक्रा बोलते हैं उसको, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010, कि बाहर से जो पैसा डोनेशंस की फॉर्म में आता है इंडिया के अंदर, उस पैसे को घुमाया जाता है, उसके ऊपर रोक लगाई गई है फिक्रा 2010 के अंदर। अब होता क्या है, ये कैसे गड़बड़ियां हो रही थी मैं तुम्हारे को बताता हूं। जब कोई बाहर से पैसा इंडिया में, मान लो कोई फॉरेन का बंदा है और वो इंडिया की किसी कंपनी में शेयर्स में इन्वेस्ट करता है, इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करता है लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, तो उसे हम बोलते हैं FDI। आपने कभी शब्द सुना होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसे हम बोलते हैं FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब बाहर का कोई बंदा इंडियन कंपनी के इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करता है तो उसे हम बोलते हैं FDI। अब FDI जब आप इन्वेस्ट करते हैं इंडिया में, तो FDI लाना इतना आसान नहीं है, इंडिया के अंदर आपको FDI करना इतना आसान नहीं है। उसके लिए आपको फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के लॉस फॉलो करने पड़ते हैं, फेमा के लॉ फॉलो करने पड़ते हैं, FDI पॉलिसी फॉलो करनी पड़ती है, प्लस आप अल्टीमेटली एक कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको कंपनी लॉ भी फॉलो करना पड़ता है। इन लोगों ने क्या दिमाग लगाया, CA वालों ने, एक्चुअल में इन लोगों को ना बाहर के लोगों की इन्वेस्टमेंट इंडिया में लेके आनी थी। इनको बाहर के लोगों को इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट करवाना था और इनको ये लगा कि यार अगर हम इंडियन कंपनीज में इनको इन्वेस्ट करवाएंगे तो इनको FDI के नॉर्म्स फॉलो करने पड़ेंगे, बहुत कुछ करना पड़ेगा और इतने लंबे चौड़े लॉज हैं, ये लोग फंस जाएंगे, बेचारे इन्वेस्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो क्योंकि उसको मतलब उन लॉज को फॉलो करना इतना आसान नहीं है, RBI के कंप्लाइंसेस बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। इन्होंने क्या दिमाग लगाया कि अगर बाहर के लोगों को डायरेक्ट इंडिया में कंपनी सेटअप करवाएंगे तो FDI के लॉ फॉलो करने पड़ेंगे, या डायरेक्ट उनकी इन्वेस्टमेंट इंडिया की किसी बनी बनाई कंपनी में करवाएंगे तब भी FDI के लॉ फॉलो करने पड़ेंगे। तो इन्होंने क्या करा, नई नई कंपनियां बनाई 2010 से लेकर 20 तक के दौरान, 10 साल के पीरियड में नई नई कंपनियां बनवाई और वो इंडियंस के थ्रू बनवाई। उसमें फॉरेन्स का कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, फॉरेनर्स का कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। उसमें सारे इंडियन डायरेक्टर्स अपॉइंट किए गए, इंडियन शेयर होल्डर्स अपॉइंट किए गए, सब कुछ इंडियंस के थ्रू किया गया। लेटर ऑन क्या करा गया, उन कंपनियों के अंदर उनको अपॉइंट करने के बाद जब उनके इंडियंस को अपॉइंट करा गया, फिर लेटर ऑन उस कंपनी के अंदर धीरे धीरे फॉरेन डायरेक्टर्स को लाया गया। मैं फॉरेन शेयर होल्डर्स नहीं बोल रहा, फॉरेन डायरेक्टर्स को लाया गया। अभी उन्हें सिर्फ खाली एज अ डायरेक्टर अपॉइंट किया गया। जब आप डायरेक्टर अपॉइंट करें तो आपको FDI के लॉ थोड़ी फॉलो करने हैं, FDI के लॉ तो आपको तब फॉलो करने हैं जब आप उसके अंदर इक्विटी में भी इन्वेस्ट करोगे। तो पहले उनको डायरेक्टर बनाया, 1-1.5 साल उनको कंपनी का सारा काम समझाया और उसके बाद लेटर ऑन जो उस कंपनी के इंडियन शेयर होल्डर्स थे उनके शेयर्स किसको ट्रांसफर करवा दिए, सारे के सारे मेजॉरिटी शेयर्स उन फॉरेन डायरेक्टर्स को ट्रांसफर करवा दिए। अच्छा एक चीज सोचो, जब इंडियन शेयर के जो इंडियन शेयर होल्डर्स थे, जब उनके शेयर किसी फॉरेनर के हाथ में चले गए तो अल्टीमेटली यही वाली बात हो गई ना कि फॉरेनर ने उस इंडियन कंपनी के शेयर होल्ड कर लिए, तो FDI हो गई, FDI हो गई। इन्होंने इस तरीके से गेम घुमाई कि सरकार को पता ना लगे और ये FDI के प्रोविजन ना लगे। इन्होंने FDI के कंप्लाइंसेज ही इनकम्प्लीट करे, कुछ कंपनियों में इन्होंने करे, कुछ कंपनीज में इन्होंने FDI के नॉर्म्स ही फॉलो नहीं करे। दूसरा, इनको ये शक था कि यार फॉरेन कंट्रीब्यूशन, हमारे इंडिया में ना क्या होता है, तुम्हें पता होगा कि इंडिया के MP, MLA, जजेस जो बहुत बड़े बड़े लेवल के लोग हैं, या इंडिया के जो मीडिया पर्सोनल्स हैं, मीडिया वाले जो लोग हैं, सबको डर, ये इंडिया के बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, मतलब इनके हाथ में इंडिया का कंट्रोल है। तो हमारे ना इंडिया में ये लोग बिक ना जाएं, ऐसा ना हो कि कोई बाहर की सरकार, मान लो पाकिस्तान की गवर्नमेंट इंडिया के मीडिया वालों को खरीद ले और उनको बोले कि आप हमारे बारे में खबर, इंडिया के अंदर इंडिया की खबर हमारे को दो। या पाकिस्तान के मीडिया, मैं एग्जांपल की बात कर रहा हूं, तो पाकिस्तान की सरकार कोई इंडिया के CBI वाले के बंदों को ना खरीद ले और वो इंडिया के CBI वालों को बोले कि हमारे को इंडिया की इंटरनल खबर दो। तो उसके लिए ना इंडिया में एक एक्ट है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जो इन लोगों को फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेने से मना करता है। मतलब बाहर के लोग इन लोगों को कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकते। फिक्रा का एक सेक्शन है, सेक्शन 3 और 4।
फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का सेक्शन 3 और 4 है, उसके अंदर इन लोगों को, जो बड़े बड़े लोग हैं एमपी एमएलए, इन लोगों को बाहर से डोनेशन लेना, पैसा लेना क्लियर कट मना है, क्योंकि ये इंडिया के इन्फ्लुएंशियल पर्संस हैं और ये लोग इंडिया की खबर बाहर दे सकते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हो तो ये भी एक इकोनॉमिक ऑफेंस है। तो इन लोगों ने क्या गड़बड़ी करनी शुरू करी, इन लोगों ने क्या करा कि पहले उन इंडियन अगर वो डायरेक्ट पैसा भिजवाएंगे, डायरेक्ट उस इंडियन कंपनी में पैसा भिजवाता और उसमें सारे इंडियन लोग होते, तो इंडियन गवर्नमेंट को शक हो जाता कि भाई इंडियन कंपनी को इतना सारा फॉरेन से फंडिंग आ क्यों रही है। तो इन लोगों ने क्या गेम करवाई, पहले वो कंपनी इंडियंस के थ्रू बनवाई, उसके अंदर फॉरेन डायरेक्टर बाद में अपॉइंट करवाए और उन इंडियन लोगों के शेयर फॉरेनर्स के हाथ में दे दिए। तो अब कहने को वो इंडियन कंपनी इंडिया में बनी, लेकिन उसको कंट्रोल कौन कर रहे हैं, सारे फॉरेनर्स। और अब उसको पैसा कहां से आने लगा, बाहर से डोनेशंस की फॉर्म में लोग पैसा भी एक्सेप्ट करने लगे। अब जब ये बाहर से फॉरेन डोनेशंस की फॉर्म में पैसा भी एक्सेप्ट करने लगे तो आप समझ आता है, आपको फिक्रा लग गया। लेकिन सरकार को इनके ऊपर इतना शक नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, उनको ये लगेगा कि यार इस कंपनी के तो फॉरेन डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं और इनको पैसा भी बाहर से आ रहा है, तो वो अपनी ही किसी कंट्री के ओरिजिन के लोग होंगे, तो वो अपनी कंपनी के लिए भेज रहे होंगे कि जो इंडिया में उनको कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन जब उनका बैकग्राउंड चेक किया जाए तो पता लगेगा कि भाई ये तो ओरिजिनली इंडियंस ने बनाई थी, इंडियंस ने चलाई थी, और बाद में पैसा घुमाने के लिए, क्योंकि अगर वो डायरेक्टली पैसा बाहर से इंडियंस के हाथ में आता तो वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन में शक ज्यादा जाता कि बाहर से इनको इस कंट्री से इतनी डोनेशन क्यों आ रही है। लेकिन इन्होंने पैसा क्या करा, पहले उस कंपनी को थोड़ा साल चलाया, फिर उसके हाथ में फॉरेनर्स के हाथ में दिया उस कंपनी को, और बाद में सरकार की नजरों में क्या दिखा दिया कि इस कंपनी को फॉरेनर चला रहे हैं। और अब जब डोनेशन मंगवानी शुरू करी तो इनको क्या लगा, इंडियन सरकार ने, उनको लगा कि भारत सरकार को क्या लगेगा कि वो तो अपनी कंट्री के लोगों को पैसा भिजवा रहे हैं वहां से, अपनी कंपनी को चलाने के लिए दे रहे होंगे। लेकिन ये एक चीज क्या फंस कहां गई है कि एक एक डायरेक्टर 4-4, 5-5 कंपनियों में डायरेक्टर, तो वो अलाउड होता है, आपको पता ना, एक कंपनी का डायरेक्टर कई कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है। लेकिन वो फॉरेन डायरेक्टर कई कंपनियों में डायरेक्टर थे और सारी कंपनियों में सिमिलर ऑफेंस हो रहे थे। तो फिर जब वो ट्रैक करना शुरू करा कि यार इस कंपनी में ऑफेंस है, इस कंपनी में ये ऑफेंस है, सारे ऑफेंस इस तरीके से हो रहे हैं और सब जगह पैसा घुमाया जा रहा है, पैसे की मूवमेंट हो रही है। और इन्होंने जिस तरीके से शेयर ट्रांसफर करे, इन्होंने एफडीआई के लॉ भी फॉलो नहीं करे, क्योंकि अगर वो डायरेक्ट इंडियन कंपनी में पैसा लगाते एफडीआई फॉलो करनी पड़ती। तो इन लोगों ने पहले क्या करा, उनको पहले खाली डायरेक्टर बनाया, थोड़ा टाइम कंपनी को चलाया, उनको डायरेक्ट शेयर इन्वेस्ट नहीं करे, बाद में उनके जो मतलब डायरेक्ट अलॉट नहीं करे ना, बाद में जो इंडियन शेयर होल्डर को शेयर अलॉट करे थे उनके थ्रू उनको ट्रांसफर करवा दिए। देखो, एक होता है कि बाहर का बंदा डायरेक्ट इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है तो कंपनी उसको अलॉटमेंट करेगी। इन्होंने अलॉटमेंट वाला कंसेप्ट फॉलो नहीं करा ना, इन्होंने क्या करा कि बाहर के थ्रू पहले ऐसा इन्वेस्टमेंट करवाई नहीं, पहले बाहर के लोगों को खाली डायरेक्टर बनवाया, इंडियन कंपनी के लोगों, इंडिया के लोगों को शेयर होल्डर बनवाया। तो कंपनी ने अलॉटमेंट इंडियन शेयर होल्डर्स को करी है, फॉरेन वालों को नहीं करी। और बाद में उन इंडियन शेयर होल्डर्स के शेयर को किसको ट्रांसफर करवा दिया, फॉरेनर डायरेक्टर्स को शेयर ट्रांसफर करा दिया। तो अल्टीमेटली उन शेयर्स का कंट्रोल तो फॉरेनर्स के हाथ में चला गया ना, तो एफडीआई हो गई। और इन्होंने एफडीआई के लॉ फॉलो नहीं करा, इन्होंने गेम घुमाई पूरी की पूरी। इनको लगा कि सरकार में फंसेंगे नहीं, लेकिन बहुत सारी कंपनियों में सिमिलर ऑफेंस हो रहा था, तो पकड़ा गया कि ये पूरी सीएसीएस की चेन है जो ये सब काम कर रही है। अभी इसके अंदर और क्या क्या हो रहा था, अभी तक इसके ऊपर प्रॉपर न्यूज नहीं आई है। अभी सिर्फ अरेस्ट करा गया है, कितने टाइम के अंदर जाएंगे पता लगेगा। और ये पूरी जो इन्वेस्टिगेशन की गई है, जिस अथॉरिटी ने करी थी उसका नाम है ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। ये बहुत सीबीआई की तरह, जैसे सीबीआई एक स्ट्रिक्ट अथॉरिटी है ना, ऐसे ये भी एक बहुत स्ट्रिक्ट अथॉरिटी है। जैसे सीबीआई एक्शन लेती है, ऐसे फेमा के अंदर ये अथॉरिटी एक्शन लेती है, ईडी, जब इकोनॉमिक ऑफेंसेस होते हैं। अब इकोनॉमिक ऑफेंस होते हैं क्या, आपको समझ आ गया किस तरीके से पैसा कर रहे थे। अब आपको मेन समझ आ गया कि इनको दो लॉ की वजह से पकड़ा गया मेन, कि इन्होंने एफडीआई करी और एफडीआई के नॉर्म्स फॉलो नहीं करे इंडिया के अंदर, और इन्होंने पैसा घुमाया इंडिया के अंदर। और इन्होंने जो डोनेशंस लेना अलाउड नहीं था फिक्रा के थ्रू, तो इन्होंने इनडायरेक्टली घुमाने की कोशिश करी। कि इन्होंने कैसे गेम करनी शुरू करी कि अगर वो लोग पैसा इंडियंस को देंगे, फिर इंडियंस वाले पैसा आगे किसी, देखो मान लो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, एग्जांपल लेके बात कर रहा हूं मैं, ये नहीं कह रहा कि इसमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट लोग फंसी है। मान लो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, उन्होंने किसी इंडियन बंदे को पैसा भेजा, तो इंडियन कंपनी को पैसा दिया और उन्होंने फिर वो उस कंपनी के थ्रू पैसा किसी इंडियन पॉलिटिकल पार्टी पे भिजवाया, तो शक जाएगा कि यार पाकिस्तान की गवर्नमेंट इनको पैसा क्यों दे रही है। लेकिन अगर तुम सोचो कि अगर इस इंडियन कंपनी के अंदर पाकिस्तान के डायरेक्टर बिठा दिए जाएं, पाकिस्तान के डायरेक्टर बिठा दिए जाएं और अब वहां से पैसा यहां भेजा जाए, तो शक कम जाएगा। क्यों? कि उनको लगेगा यार जो लेने वाले लोग हैं वो भी पाकिस्तान के, जो भिजवाने वाले वो भी पाकिस्तान के, इस कंपनी को कंट्रोल करने के लिए भेज रहे होंगे। लेकिन समझ नहीं आ रही लोगों को गेम की, वो जो इंडियन लोग, जो वो पाकिस्तान के लोगों पर पैसा आया है, अब वो उन इंडियंस को आगे पैसा देकर इन्फ्लुएंस करवाएंगे, वो गलत काम करवाएंगे। जो इंडियन पॉलिटिशियंस वगैरह को पैसा देकर, इंडियन मीडिया वालों को पैसा देकर इंडिया में गलत काम करेंगे। तो इनडायरेक्टली ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन से बचने की कोशिश भी कर रहे थे कि पैसा गलत तरीके से घुमाएंगे। इन चक्रों में फंसे हैं। बाकी अभी डिटेल में क्लैरिटी किसी भी न्यूज चैनल पे नहीं है। इनका मोटा मोटा जो ऑफेंस था वो ये था, बाकी एग्जैक्ट डिटेल अभी आएगी तो मैं फिर इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो आई होप आपको पिक्चर क्लियर हुई होगी किस तरीके से कर रहे थे, क्या काम कर रहे थे और किन किन एक्ट की इन लोगों ने वायलेशन करी है। फेमा एक्ट की, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट की मेन वायलेशन करी है। और फॉरेन कंट्रीब्यूशन में सेक्शन 3 और 4 में क्लियर कट मना करा गया था, आपको लेना अलाउड नहीं, लेकिन फिर भी इन्होंने घुमा के लिया अलग तरीके से। और वो जो एफडीआई डायरेक्ट लेना था उसके लॉ बहुत स्ट्रिक्ट थे, उन्होंने वैसे ना करके इनडायरेक्ट तरीके से ट्रांसफर करवाए शेयर्स। तो इस चक्कर में लोग फंस गए। ठीक है, चलो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहे। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। लव यू ऑल।